आज की तारीख में हमारी पेंशन क्या है, हमारा जब हम रिटायर हो गए उस वक्त का बेसिक है और हमें डीए मिलता है लगातार। लेकिन हमारा बेसिक जो अपडेट होना चाहिए हर बाइपोडेट के बाद, मतलब हर 5 साल के बाद, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, उसको अपडेशन कहते हैं। तो ये मामला पेंशन सुधार का नहीं है, ये मामला। तो सर अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसपे अक्सर लोग आपको सुनना काफी पसंद करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारा पेंशन अपडेशन कब होगा। देखिए, पेंशन अपडेशन की मेरी जो केस है बॉम्बे हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में 10 मार्च को उसकी सुनवाई है। ओके। वो एडमिशन के लिए उसको लिस्ट आउट किया गया, 3 तारीख आ चुके हैं और एडमिशन के लिए 10 तारीख तय हुआ है। और एक सीनियर बेंच है, रिस्पेक्टेबल बेंच है। ओके। तो हम समझ सकते कि 10 मार्च को सुनवाई होगी, वो एडमिशन का जो है वो मामला हो। ये करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने एप्लीकेशन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को हमें ऑर्डर दी कि वी एक्सेप्ट योर केस बट वी डायरेक्ट यू टू अप्रोच बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। ओके। इसमें पिटिशनर कौन कौन है? तो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड एस नागराजन और मैं विश्वास उडगी, हम दोनों पिटिशनर हैं। ओके। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। तो एक संगठन जो नेगोशिएशन कर रहा है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ, वो हमसे जुड़ा है। और मैं फॉर्मर सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ये मेरा एक लोकस स्टैंडी है। मेरा दूसरा लोकस स्टैंडी ये है कि ये जो पेंशन बनी, तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वर्कमैन डायरेक्टर था, एम्प्लॉय डायरेक्टर था। तो मैंने पेंशन, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट का मैं ट्रस्टी भी था। तो पेंशन कॉर्पस कैसे चलता है ये मैं बता सकता हूँ। और ये जो एग्रीमेंट 1993 में हुआ, उस वक्त जो हमारे बड़े नेता थे, तारकेश्वर चक्रवर्ती, डीपी चड्डा, संपत, श्रीधरन, कॉमरेड पीके मेनन, ये सब बड़े बड़े नेता थे। उस वक्त उनका मैं एक कार्यकर्ता था। मैं उस वक्त ऑल इंडिया बैंक ऑफ मतलब कहने के महाराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ फेडरेशन का मैं तो नेता था ही। तो मैं पेंशन की जो कंसेप्ट है, इंडेक्स लिंक पेंशन, वो ये कहती है कि हम हमारा प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर का हिस्सा उनको देते हैं और उसमें से एम्प्लॉयर हमको इंडेक्स से जुड़ा हुआ, महंगाई से जुड़ा हुआ एक पेंशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइंस पे बनेगा। तो हमने रूल्स बनाए, तो हमारा 50% प्रोविडेंट फंड उनके पास है और उसका एक एक्चुअरीज का रिपोर्ट उस वक्त लिया गया जब इंडियन बैंक एसोसिएशन और AIBA, AIBOA, ये 2 संगठन सेक्रेटरी है। तो 95 में जब ऑफर हुआ लोगों को, तो बात ये है कि लोग समझ नहीं पाए। ओके। और 52% लोगों ने कहा कि हमें चाहिए और 42% लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए। अब ये 48% लोग, उनको समझ में ये आया कि पेंशन अच्छी है, उनको रुकना पड़ा। रुकना कितना पड़ा? 2010 तक रुकना पड़ा। 2010 में जब एक एग्रीमेंट हुआ इंडियन बैंक एसोसिएशन और उसके सारे यूनियन जुड़ गए, जिसको हम यूनाइटेड फोरम कहते हैं। मैं AIBA का नेता था, सेक्रेटरी था, मैं एक सिग्नेटरी हूं 2010 के एग्रीमेंट का। उस वक्त 3,30,000 लोगों को ऑप्शन दिया गया। पहले हिस्से में 93 मतलब एग्रीमेंट हुआ, 95 को लोगों को पूछा गया आपको चाहिए नहीं चाहिए, 52% लोग आ गए। बचे हुए 48% 2010 में आए, इसलिए पूरा बास्केट जो है पेंशन का वो फुल हो गया। उसके बाद ये पेंशन अपडेशन पॉसिबल है। लेकिन फिर भी नहीं मिला। RBI को 19 में मिला, 2019 में। तो हमने कहा कि उनको मिला तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमारा भी हक है, उनका भी हक है। अगर उनको मिला, अभी नाबार्ड को मिला, तो कमर्शियल बैंकों को क्यों नहीं मिलेगा? तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जाओ, मुझे ऑर्डर देके कहा है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में अब एडमिशन की स्टेज है 10 मार्च और बेसिक पेंशन अपडेशन 8 लाख जो रिटायर्ड लोग हो गए, जिसमें मैं हूं। आज की तारीख में हमारी पेंशन क्या है, हमारा जब हम रिटायर हो गए उस वक्त का बेसिक है और हमें डीए मिलता है लगातार। लेकिन हमारा बेसिक जो अपडेट होना चाहिए हर बाइपोडेट के बाद, मतलब हर 5 साल के बाद, जैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, उसको अपडेशन कहते हैं। तो ये मामला पेंशन सुधार का नहीं है, ये मामला पेंशन में बेसिक पे
इसको अपडेट करना, Update मतलब करना, हर 5 साल में वेज नेगोशिएशन होता है जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें बेसिक पे बढ़ता है। वैसे पेंशनर की बेसिक पेंशन बढ़नी चाहिए। इसका फॉर्मूला 93 के एग्रीमेंट में लिखा है। इसका फॉर्मूला 2002 में जब मैं खुद एक डायरेक्टर था, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन है। सेक्शन 11 वो जो रिजोल्यूशन है पेंशन का, राइट, उसमें सेक्शन 11 ये कहता है कि मैंडेटरी प्रोविजन होनी चाहिए पेंशन कॉर्पस को अपडेट रखने की हर साल। अब बैंक्स नहीं करते। ये बात 2010 में पता चला। एक डेफिसिट था, रफली 4,300 करोड़ का डेफिसिट था। 3,30,000 लोगों को सेकंड ऑप्शन देने के वक्त वो तो सब आ गए, वो अपना प्रोविडेंट फंड लेके आए, इंटरेस्ट के साथ लेके आए। 30% वो कंट्रीब्यूशन था, 70% कंट्रीब्यूशन बैंक के मुनाफे से आया है। ओके, तो बैंक का मुनाफा, हमारा पैसा, तब हमको जाके मिलता है अपडेशन ऑफ पेंशन। ये सारी तैयारियां हमने की। जो एक्चुअरीज साइंस के तरफ से जो रिपोर्ट बनता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, वो एक साइंस है। जैसे हम LIC की पॉलिसी लेते हैं तो ये LIC की पॉलिसी एक्चुअरीज का रिपोर्ट होता है। कौन से उम्र की कौन से प्रीमियम होता है पॉलिसी लेते वक्त। आप 1 लाख के लोगे, आपका उम्र 70 है तो आपकी प्रीमियम अलग है। आपकी उम्र 18 साल है, आपकी उम्र प्रीमियम कम होगी। राइट, तो ये एक्चुअरीज डिसाइड करता है। उसी तरीके से पेंशन की कॉस्ट क्या होगी, ये कॉस्ट ऑफ पेंशन ये एक्चुअरीज डिसाइड करता है, जिसकी कीमत बैंक मैनेजमेंट अपने मुनाफे से चुकाती है। तो हमारा पैसा भी है लेकिन मुनाफे का पैसा भी है, इसलिए बैंकर को ये बहुत बड़ा लायबिलिटी लगता है। लेकिन हमारा भी पैसा है, बैंक का भी पैसा है। यही तो ब्यूटी ऑफ और इंडेक्स लिंक्ड पेंशन है। तो ये जब हम बैंकों में आए तब ये पेंशन नहीं थी। हम ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और खास करके PK मेनन हो, DP छड्डा जी हो, श्रीधरन जी हो, नागराजन आज जो है, मैं जो हूँ, हम वो उस वक्त कार्य करते थे इन बड़े नेताओं के। इसलिए हम हर चीज को जानते हैं। और ये समझाने के लिए मैंने तो सैकड़ों मीटिंगें महाराष्ट्र में की है, मैंने सैकड़ों मीटिंग इस देश में की है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी में बोलते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। इसलिए 93 में जब सेटलमेंट हुआ तो आई वॉज अ स्पोक्स पर्सन फॉर एवरीबडी। और आज के तारीख में भी जब मुझे कहा गया कि नहीं आपका हक है लेकिन आपको मिलेगा नहीं, आप एक्स ग्रेशिया ले लो, तो फिर मेरी सटक गई। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा आप मुंबई के हाईकोर्ट में जाओ, बॉम्बे के हाईकोर्ट में अब मेरे साथ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है। नागराजन और मैं, हमने बंबई में 30 साल काम किया है। DP छड्डा, सुरेश झोपेश्वरकर, PK मेनन, श्रीधरन एंड तारकेश्वर चक्रवर्ती, इन लोगों के साथ हमने काम किया। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो हमारे नेता थे। हम भी नेता बने, हमने भी 10-15 साल नेतागिरी की, लेकिन हम कुछ उसूलों के नुमाइंदे हैं। हम उसूलों के तरक, मतलब जो बुनियादी चीज है, एक तो बैंक नेशनल डिफेंड करने वाले लोग हम, दूसरा हमने हमारी पेंशन को किस ढंग से बनाया है हमको मालूम है, लेकिन वो बेस है सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन। लेकिन RBI ने उसको पहले इंप्लीमेंट किया 1990 में, हमने 93 में सेटलमेंट किया, 95 से ऑप्शन शुरू हो गया। सेटलमेंट रिजर्व बैंक में कभी नहीं हुआ, वो एक रेगुलेशन आया, उसको उन लोगों ने अपोज किया। अब वो सयाने हो गए और 2019 के बाद उनको पेंशन मिलने लगी, बेसिक पेंशन भी मिलने लगी। मैं कहता हूं अब RBI के लोगों को सब मिला, फैमिली पेंशन 30% भी बढ़ गई, वैसे ही नाबार्ड को भी मिला। लेकिन GIC और LIC में और कमर्शियल बैंकों में ये होना बाकी है। इसके लिए जो पैसे की जरूरत है उसका इंतजाम किया हुआ है पेंशन कॉर्पस में। पेंशन कॉर्पस में से हमको हमारी बेसिक पेंशन अपडेशन मिलनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। पर क्या वाकई में उन्हें मिल पाए? क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि जो बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कहते हैं कि जब हमें लगता तो नहीं हमें मिल पाएगा, हमारी जान चली जाएगी। प्रॉब्लम यही है कि ये पिछले 25-30 साल की लड़ाई है। मेरा कहना ये है, ये पॉसिबल कब हुआ? 48% लोग बाहर थे ना, ऑप्शन दिया तब भूल गए थे ना। दे मिस द बस, दे मिस द ट्रेन। वो ट्रेन आई 2010 को, 3,30,000 लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 2010 साल आ गया। 93 में कहा नहीं बोला उन्होंने, 93 में ऑप्शन दिया, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कहने वाले हमको दो, ये कहने के लिए उनको वक्त लगा। सोचने की बात है। अब 2010 के बाद
हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ तो ये 2010 के 2025 तक की लड़ाई जो है ना, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारे पेंशन कॉर्पस का गलत ढंग से इस्तेमाल बैंकों के मैनेजमेंट ने किया है। ये मेरा मुद्दा कोई नहीं बोल रहा है। मेरे पेंशन कॉर्पस का मुद्दा, अगर मार्केट में 15% अगर इन्वेस्ट होना चाहिए तो कुछ बैंकों ने 70 और 85% इन्वेस्ट किया है, तो ये मेरे पैसे से खिलवाड़ हो रहा है। ओके। और इसलिए पेंशन कॉर्पस की बात आती है, हमारे लोग चौकन्ना नहीं है, तो इसलिए यूनियंस की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे बैंक चलते कैसे हैं, हमारा पैसा कहाँ जाता है। हमको सोचना नहीं चाहिए, हम सिर्फ पेंशन को सोचने वाली नहीं, हम इस देश की सोचते हैं। इस देश की इकोनॉमी के लिए मेरा किसान, उसको 40% का प्रायोरिटी सेक्टर था, जो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट का एक हिस्सा है, कि आम आदमी हर गांव में एक बैंक की ब्रांच हो, वो पब्लिसिटर हो। ये इंदिरा गांधी ने कहा, इसलिए इंदिरा गांधी जी को सलाम। प्रणब कौर मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे 2010 तक, उन्होंने कहा हर 2000 बस्ती तक मैं एक ब्रांच करूंगा, ये वादा था इंदिरा गांधी का, उन्होंने कहा, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का नारा शुरू हो गया। उसके बाद आज की तारीख में 1.5 लाख से भी ज्यादा बैंक ब्रांचेस है, लेकिन गांव खेड़े की ब्रांचेस बंद हो रही है और शहर में खुल रही है। और गांव खेड़े का जो पैसा है वो किसान का है, वो पैसा रखता है लेकिन उसको कर्जा नहीं मिलता। मेरा कहना है, मेरे पब्लिसिटी बैंक का काम है, उस किसान को, वो मर रहा है, उसके जितनी जरूरत है उसके लिए 4% से कर्जा दो। इसके लिए मेरी बैंक बनी है, मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरी बैंक नहीं बनी है। मेरे देश के जो आम किसान है, आम मजदूर है, मध्यम वर्ग है, इनके बेहतरीन इकोनॉमी के लिए, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग कंसेप्ट है। इसलिए आम आदमी का पैसा बैंकों में आएगा और आम आदमी का पैसा खर्चा होगा। इट इज द पीपल्स मनी विच मस्ट बी यूज फॉर द पीपल्स वेलफेयर। ये बैंक नेशनलाइजेशन का स्लोगन है और ये हमारे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज का स्लोगन है। आज वो नहीं हो रहा है, इट इज द पीपल्स मनी। वो कितना आ रहा है मैं आपको बता दूं, ये बात जनता की है, जनता का पैसा बैंकों में है। अब वो जनता के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो कारपोरेट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कारपोरेट गए, विजय मल्ल्या, ऐसे 7,000 बिल्कुल लोन डिफॉल्टर्स है जिनकी मैं लिस्टें बनाता था। आरबीआई तो देती नहीं थी, हम मीडिया को देते थे, खतरा उठाते थे और कहते थे कि आम जनता के पैसे से इनको कर्जा गया, लेकिन ये कर्जा वापस नहीं करते। आम किसान कर्जा वापस करता है लेकिन कर नहीं पाता, तो वो आत्महत्या करता है। तो इनको कर्जा माफी, तो 2008 में मनमोहन सिंह ने कर्जा माफी किया, शरद पवार जी ने कर्जा माफी किया 73,000 करोड़ का, उसको मैं सपोर्ट करता हूं। और आज की जरूरत में मैं कहता हूं कि 7/12 उतारा कोरा करने के लिए इस देश के किसान को वो आत्महत्या रोकना है, तो उसको और एक कर्जा माफी दो, 7/12 उतारा कोरा करो, मतलब उसका टाइटल क्लियर करो। और उसके आगे उसके जो खेती व्यवस्था की जरूरत है उसको पूरी करने के लिए बैंकिंग से 4% से लोन देना चाहिए। ये मेरा प्रायोरिटी सेक्टर का है, डेफिनेशन है। मोदी सरकार पिछले 11 साल से इस प्रायोरिटी सेक्टर को उन्होंने आरबीआई में डेफिनेशन बदल दिए है और ये डेफिनेशन से बड़े ट्रक, बड़े ट्रैक्टर, हाँ, इनके लिए प्राइवेट सेक्टर में कर्जे मिलेगा। अरे भाई, बड़ा ट्रैक्टर और बड़े कौन लेता है भाई? और गोल्ड लोन के लिए तो हमारे किसान आज तरस रहे हैं कि कर्जा नहीं मिल रहा है। और वो पर्यावरण का जो कुछ हो रहा है हाल, इसलिए उसकी खेती प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका इनकम सिक्योरिटी डेंजर में है। हमारे किसान का इनकम सिक्योरिटी और इन टर्न उसकी जिंदगी खतरे में है। और अमेरिका और भारत डील होता है तो हमारा किसान मर जाएगा। और यहाँ पे वॉलमार्ट की हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े बड़े गोडाउन्स बनेंगे, अमेजॉन, वॉलमार्ट ये कब्जा करेंगे, मेरा किसान जाएगा कहाँ? तो इसलिए सोचने वाली बात है। पब्लिक सेक्टर बैंक की जो डेफिनेशन थी, मोदी सरकार उसको कुचल रही है और सारा पैसा कुछ कारपोरेट्स के हाथों में कॉर्नर हो रहा है और वो उनके एसेट्स बढ़ रहे हैं। मेरे पैसे से वो अमीर बनते हैं और मैं गरीब बन रहा हूँ। इसलिए मेरे पैसे का सही इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंकों में। और प्राइवेट सेक्टर बैंक तो उन्हीं के लिए है। कहने का मेरा मतलब, गरीब आदमियों के लिए, किसानों के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक बनी। मोदी सरकार ने इन बैंकों के अंदर से
जिसको बोलते हैं कि साबोटाज करना काम किया है, अब तो उसको सेल कर रहे हैं। 5 फरवरी को आईडीबीआई सेल करने के लिए उन्होंने सेबी में लिस्टिंग हो गई, 4 लोगों ने टेंडर दे दिए। आईडीबीआई बैंक को वो जब बेचने लगते हैं तो बाय नेक्स्ट ईयर 12 बैंकों के 3 या 4 बैंक बनेंगे, वो भी बैंक बिक जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज की तारीख में भारत सरकार मेरे हिसाब से 58% की ओनरशिप रखता है। अब भारत सरकार खुद कह रही है कि 49% एफडीआई आ सकता है पब्लिशरी बैंकों में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बैंक अगले साल खत्म। ओके 12 के 4 बनेंगे, अगले साल बेच दिए जाएंगे। आईडीबीआई तो अभी बेच रहे हैं। हमारी एक रत्नाकर बैंक जो कोल्हापुर की है, अभी बड़ी बैंक है, शायद 2.5 लाख करोड़ की उसकी बैलेंस शीट है। ओके उसको 60% स्टेक होल्डर कौन है? एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, मतलब दुबई सरकार। दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, यस बैंक, ये 2003 में लाइसेंसिंग पॉलिसी जब आई तब बनी, वो राणा नाम के उसके, वो अभी जेल में है, बेल में है। अब वो जो फ्रॉड है, उस फ्रॉड के कारण ये बैंक डूबने लगी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके गवर्नमेंट ने बचाया। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब हम लोग हैं, राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे किया। अब वो सुमिटोमो बैंक के हाथों ये यस बैंक बिक रही है, तो सुमिटोमो बैंक कौन लेके आ रहा है? मैंने क्रिकेट की बैट पकड़ी नहीं और मैं बीसीसीआई कंट्रोल करने लगा। अब मैं बैंक कंट्रोल करूंगा, राइट। अब मैं बैंक कंट्रोल करूंगा। तो ये जो बात है ना, तो इसी की तरह से एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई क्यों आता है? भाई हिंडनबर्ग जब बोल रहे थे तो हमारे एक बड़े कॉर्पोरेट जिनकी 10 कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, उनके शेयर्स लुढ़क गए। उनका बड़ा भाई तो दुबई में है, तो क्या कनेक्शन है? एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, बंबई में बीकेसी में उसकी ब्रांच है, दिल्ली में उसकी ब्रांच है। आज वो एक बैंक रत्नाकर बैंक लेगा, बाकी के छोटे प्राइवेट बैंक उसके लिए, मराठी में हम कहते हैं ये चने फुटाने हैं। ओके चने फुटाने के भाव में इस देश का पूरा निजी क्षेत्र और यस बैंक, तो सुमिटोमो बैंक ने 26% ले ही लिया है। अभी 26% लिया है। मैं कहता हूँ 30,000 करोड़ और इन्वेस्ट किया। ये तो बाहर का खेल है सुमिटोमो बैंक का, जापान के नंबर 2 बैंक है। तो यस बैंक उनके कब्जे में जाएगी, वहां पे पार्टनरशिप कौन रहेगा? मैंने बता दिया। इस तरीके से निजी क्षेत्र के बैंक निकलना, आईडीबीआई बैंक एक पब्लिशर बैंक है, इसको खत्म करना, अगले साल बचे हुए 3 या 4 बैंक भी खत्म करना। अगर ये इस देश के मोदी सरकार की ये पॉलिसी है तो ट्रम्प तो खतरनाक है ही, लेकिन मेरी सरकार खतरनाक है। तो मैं इस सरकार के सपोर्ट क्यों करूं? मैं मध्यम वर्ग हूं, मैं किसान हूं, मैं मजदूर हूं। आम जनता का पैसा मेरी बैंक में, मेरा पैसा कारपोरेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कारपोरेट्स दुनिया भर में काला धन फैलाएंगे और वक्त आएगा तो देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये मेरी बात है।